ध्यान द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के 5th सेमेस्टर में एक पेपर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा इस ब्रांच में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि पीएन जंक्शन, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इंसुलेटर पढ़ेंगे, कंडक्टर पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के बारे में कुछ कुछ हम नॉलेज लेंगे। तो पहला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने के बाद, इसके बाद जो सिलेबस डिफाइंड है जेयूटी की तरफ से, उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक टॉपिक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओपैम्प के बारे में। इसमें पढ़ेंगे इन्वर्टिंग ओपैम्प, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प, उसके बारे में देखेंगे क्या है सारी चीज़ें एक एक करके। जो थर्ड हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग को पढ़ेंगे फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर के बारे में जानेंगे हम लोग। फीडबैक एम्पलीफायर, इसमें बेसिकली हम लोग नेगेटिव फीडबैक के बारे में देखेंगे, और ऑसिलेटर में विन ब्रिज ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इन सब ऑसिलेटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा जो हमारा सिलेबस का पार्ट रहेगा वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में रहेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट रहेगा बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है फर्दर आगे जाके, जैसे जैसे ये सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट होते जाएगा। जो पांचवा टॉपिक है इस सिलेबस में वो है माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल चिप्स। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल चिप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर इसमें हम लोग को पढ़ना है वो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर, उसी के बारे में हम लोग इसमें डील में चर्चा करेंगे। और जो हमारा आखिरी टॉपिक है इस सिलेबस का वो है माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। माइक्रो कंट्रोलर में जनरली हम लोग को दो में फोकस रखना है, एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर एंड जो दूसरा है हमारा वो 16 बिट वाला, यानी कि 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये ओवरऑल हमारा एक बेसिक सा छोटा सा सिलेबस रहने वाला है। छोटा तो नहीं, अपने आप में बोल सकते हैं कि एक कॉम्पैक्ट तरीके से सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। बस बेसिक नॉलेज लेना है इन सब टॉपिकों के बारे में। तो फिर से एक बार रिकॉल करा दें, सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से करने वाले हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का रहेगा। थर्ड टॉपिक में हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। चौथे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो जो सिलेबस में हमारा डिफाइंड है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर एंड पेरिफेरल चिप्स के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल चिप्स के बारे में। और जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि पहला पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो पहला यूनिट है इस चैप्टर का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है ये क्या शो कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एक चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक चीज़ होता है इलेक्ट्रिकल। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रिकल, और दूसरा जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। दो ब्रांच है, एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। तो बेसिकली यही पूछा जाता है, एक कॉमन कन्फ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली अंतर क्या होता है हमारा, है ना। तो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, बस बेसिक सा एक पॉइंट में हम समझते हैं इसको, ज़्यादा डीप में नहीं जा करके, कि इलेक्ट्रिकल में जब भी हम बात करते हैं तो इसमें अगर इलेक्ट्रिकल में हम बात करते हैं कि वोल्टेज का, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज और करंट का, तो इसमें हम लोग एम्पियर में बात करते हैं। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर, एम्पियर में हम लोग बात करते हैं। एम्पियर में हम बात करते हैं। अगर हम करंट का लिखें तो हम एम्पियर में बात करते हैं। और वोल्टेज का भी हम अगर बात करें तो वोल्टेज भी 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट में हम बात करते हैं वोल्ट का। बात करें कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम सेम वोल्टेज और करंट का ही बात करते हैं, लेकिन इसमें बस अंतर क्या होता है कि ये जो वोल्टेज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में आते ही ये बहुत कम हो जाता है। अगर हम इसमें 10 वोल्ट का बात कर रहे हैं, 100 वोल्ट का बात कर रहे हैं, 10 एम्पियर का बात कर रहे हैं, 100 एम्पियर का बात कर रहे हैं, तो जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनते ही ये क्या किस में चेंज होता है, मिली वोल्ट में चेंज हो जाता है। मिली वोल्ट
या हम बोल सकते हैं मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली वोल्ट या मिली एम्पियर। मतलब कि इलेक्ट्रिकल अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर करंट के हाइयर वैल्यू को तवज्जो दिया जाता है। हाइयर वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिकल कहीं पर 10 वोल्ट 20 वोल्ट आ रहा है और वहाँ पे हम कोई चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो सारा किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। और जो कहीं पर हम लोग अगर मिली वोल्ट का बात कर रहे हैं, मिली एम्पियर मतलब थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा वोल्टेज के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम कोई सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। बाकी और क्या क्या कहानी इसके अंदर होने वाली है वो फर्दर आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे क्लास में वो देखते जाएंगे। तो बेसिक यही सा अंतर है, इसको समझने के लिए काफ़ी है ये एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रिकल मतलब कुछ वोल्ट का बात कर रहे हैं हम लोग, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वो जो सारा वोल्ट है वो सब घट के मिली में आ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा सारा कुछ। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसी के बिहाफ पे हम लोग चैप्टर को फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसको रिलेट करते हैं हम टेम्परेचर से। इसमें देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर तो वैसे सबको पता ही होगा, टेम्परेचर। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं वो 3 टेम्परेचर का यहाँ पर जिक्र होगा। अगर हम बात करें सबसे पहला टेम्परेचर, तो सबसे पहला टेम्परेचर का जिक्र होगा जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दूसरा टेम्परेचर का जिक्र होगा वो होगा रूम टेम्परेचर, और तीसरा टेम्परेचर का जो जिक्र होने वाला है इसमें वो होगा एम्बिएंट टेम्परेचर। तो ये तीनों टेम्परेचर क्या है, कितना वैल्यू होता है, वो सब देखते हैं। तो टेम्परेचर का बात करें तो सबसे पहला जो टेम्परेचर है जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में जब तक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट वहाँ पर ये यूज़ में आने वाला है। तो सबसे पहला है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अब किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको कहते हैं? तो जब टेम्परेचर का वैल्यू, जब हमारे पास टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो जाए? 0 केल्विन हो जाए। जब टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो जाए? 0 केल्विन हो जाए, या हम बोल सकते हैं कि 0 केल्विन को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो आज के बाद जब तक हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट चलेगा तब तक अगर कहीं पर बोला जाए कि हम ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या समझना है कि हम 0 केल्विन का बात कर रहे हैं ना। वहाँ पर अगर 0 केल्विन नहीं बोला जाए, वहाँ पर सीधा क्या बोला जाए? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाए। तो ऑटोमेटिक से ये रिलेट करना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर बराबर कितना होता है? 0 केल्विन होता है। तो इस हिसाब से हम वहाँ पर रिलेट करेंगे। अब बात आता है कि केल्विन में तो 0 केल्विन हो गया, तो क्या सेल्सियस में निकाल सकते हैं इसको हम? तो ऑब्वियस सी बात है, सेल्सियस में भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो सेल्सियस में निकालने का क्या तरीका है? एक फॉर्मूला है जो केल्विन और सेल्सियस दोनों को रिलेट करती है। तो क्या फॉर्मूला है? टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ये होता है हमारा, अगर हम बात करें केल्विन टेम्परेचर, ये टी के मतलब केल्विन टेम्परेचर, टी सी मतलब सेल्सियस में, और ये 273, ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि मेरा जो टी केल्विन है कितना कितना है? 0 है, तो यहाँ से 0 वैल्यू पुट करते हैं। हमको टी सी यानी कि निकालना है सेल्सियस में कितना डिग्री है, और यहाँ पर कितना है? 273 है। तो यहाँ से अगर हम निकाले टी सी कितना डिग्री है यानी कि सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर कितना है, तो माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस आएगा, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। तो हम बोल सकते हैं कि जो 0 केल्विन है, जो 0 केल्विन है वो किसके बराबर है? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस के। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो 0 केल्विन है वो बराबर होगा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस के। यहाँ तक क्लियर है? अब जो दूसरा टेम्परेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये पहला हो गया। जो दूसरा टेम्परेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रूम टेम्परेचर। तो इस बात को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तक दिमाग में रखना है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन या नहीं तो फिर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। जो दूसरा टेम्परेचर होने वाला है उसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इसका क्या वैल्यू होता है? अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर का क्या वैल्यू होता है, तो रूम टेम्परेचर अगर हम बोल रहे हैं तो रूम टेम्परेचर बराबर होता है, सबको पता होगा रूम टेम्परेचर बराबर होता है
300 केल्विन। कितना होता है? 300 केल्विन। 300 केल्विन। अगर इसी को हम किस में चेंज करें, इसी टेम्परेचर को हम किस में चेंज करेंगे, सेल्सियस में अगर हम चेंज करेंगे, तो एक बात बताएं कि अगर सेल्सियस में चेंज करेंगे तो सेल्सियस वाला क्या फॉर्मूला था, दोनों सबसे पहले दोनों के बीच में हमको कोरिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए उस फॉर्मूला का यूज आएगा। वो फॉर्मूला क्या कहता था कि जितना केल्विन में टेम्परेचर है इक्वल टू सेल्सियस टेम्परेचर प्लस का 273। तो अगर हम यहां से निकाले केल्विन टेम्परेचर कितना है, 300 है, इक्वल टू सेल्सियस पे तो निकालना ही है, ये 273 है, तो यहां से कितना निकल जाएगा 300, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बनेगा, और यहां से 27 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो रूम टेम्परेचर कितना हो गया, या तो हम केल्विन के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 300 केल्विन का बात कर रहे हैं, या नहीं तो डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग आ रहा है। अब बात कर रहे हैं क्या कि हम हर चीज को केल्विन पे क्यों ही लिख रहे हैं, क्योंकि जब तक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे हैं हर चीज़ों को हम किस में शो करेंगे, केल्विन में ही शो करेंगे, इसीलिए हम केल्विन को थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। कहीं पर हम हर जगह बात करेंगे केल्विन टेम्परेचर का, तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि केल्विन टेम्परेचर है और सेल्सियस में क्या अंतर है, तो दोनों का इस फॉर्मूला से निकाल करके हम सीधा वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ये अपने आप में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो लेकिन हम जो ओवरऑल बात करेंगे आगे जाके, जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, इंसुलेटर पढ़ेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, जो भी बात करने वाले हैं सब हम इस केल्विन टेम्परेचर को रेफरेंस में लेकर के करेंगे। हर जगह टेम्परेचर अगर हम बात करेंगे तो किस में करेंगे, इन टर्म्स ऑफ केल्विन में हम लोग करेंगे, इसीलिए इस केल्विन टेम्परेचर को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग इस पर। अब तो ये हो गया रूम टेम्परेचर। अब जो तीसरा हमने बताया कि हम क्या कौन सा टेम्परेचर का बात कर रहे हैं, तो तीसरा जो टेम्परेचर होगा हमारा वो क्या होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर तीसरा टेम्परेचर का जो नाम है, ये तीसरा टेम्परेचर जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है फर्दर जा करके, वो क्या होने वाली है, एम्बिएंट टेम्परेचर यूज होने वाली है इस पूरे के पूरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में। तो एम्बिएंट टेम्परेचर का अगर हम बात करें तो एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होता है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है 290 केल्विन। 290 केल्विन। अब फर्दर हम इसको यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी अगर हम निकाले सेल्सियस पे तो वो निकाल सकते हैं, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूला पुट करेंगे, माइनस प्लस करेंगे, वो निकल जाएगा, वो कोई बड़ा इशू वाला बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से 3 टेम्परेचर समझ में आया होगा सबको आसानी से। सबसे पहला एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दूसरा रूम टेम्परेचर, और तीसरा एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब और जो कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम उसको फर्दर देखते हैं। तो टेम्परेचर वाला टॉपिक क्लियर। आगे देखते हैं क्या यूज होने वाला है। तो आगे जगह जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको बोलेंगे हम लोग या जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का क्लास का, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको जो लिखते हैं ई स्मॉल और वी कैपिटल, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ई स्मॉल एंड वी कैपिटल में हम इसको लिखते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर में सुनने को मिलेगा, तो इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है, और इसको एक हम लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, ताकि जो भी आज से पहले जो भी कन्फ्यूजन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, क्या है नहीं है, क्या होता है नहीं होता है, तो ये सब के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो आज के बाद। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है अगर बेसिक से समझे हम, तो इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है, एक यूनिट होता है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देख करके, वी को देख करके हम वो क्या बोल देते हैं कि इसका जो यूनिट होगा वो वोल्ट होगा, यानी कि ये वोल्टेज को शो कर रहा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं रखना है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये V जरूर है, वोल्ट जरूर है, लेकिन ये वोल्टेज का यूनिट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? तो किसका यूनिट होता है? एनर्जी का यूनिट होता है। ये वोल्ट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वोल्टेज का यूनिट होगा, ये किसका यूनिट होगा? एनर्जी का यूनिट होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने के लिए ऐसे अगर हम डायरेक्ट डेफिनेशन से समझने का प्रयास करें तो समझने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा लेते हैं, वहाँ से हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है। तो इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने के लिए हम कुछ बेसिक सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले हम क्या किए, दो प्लेट लिए, दो प्लेट लेते हैं और इस दोनों प्लेट को हम क्या करते हैं, 1 वोल्ट का बैटरी से क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। 1 वोल्ट का बैटरी से हम कनेक्ट किए। 1 वोल्ट का ये रहा बैटरी और ये रहा इसका कनेक्शन। 1 वोल्ट का बैटरी से हम कनेक्ट किए। अब चूंकि प्लेट लिए 1 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट किए तो ये प्लस वाला चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट हो गया इसके सरफेस पे, ये प्लस वाला चार्ज, और ये माइनस वाला चार्ज इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया। अब हम क्या किए फर्दर कि इस दोनों प्लेट को हम क्या किए, वैक्यूम के अंदर रख दिए। किसके अंदर रख दिए? वैक्यूम के अंदर रख दिए। ये एक बॉक्स बनाए हम और ये जो बॉक्स क्रिएट हुआ हमारा वो क्या हो गया, वैक्यूम। इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां तक। अब समझते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो 1 वोल्ट का बैटरी जब हम लगाएं इस दोनों प्लेट के बीच, तो ये जो सरफेस है यहां भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब 1 वोल्ट का बैटरी लगाएं और एक हम वैक्यूम क्रिएट करवा दिए तो क्या हुआ, तो अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन पे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और उस पर चार्ज कितना का रहता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना का रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज रहता है, और ये नेगेटिव चार्ज रहता है। इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के रूप में कंसिडर किया जाता है। यहां तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या हुआ कि जैसे ही 1 वोल्ट हम कनेक्ट किए, 1 वोल्ट हम कनेक्ट किए और हम वैक्यूम क्रिएट करवाएं, तो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये मान के चलते कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, वैक्यूम क्रिएट करा दिए, तो वैक्यूम का क्या प्रॉपर्टी रहता है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकता है। ये याद रखने वाला बात है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन अगर विदाउट वैक्यूम है, एयर है और उसके बीच में कोई भी सेपरेशन, कोई भी कंडक्टर नहीं है, एयर मीडियम है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वैक्यूम क्रिएट करवा देंगे हम तो इलेक्ट्रॉन अपने जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे फोकस रखना है जब तक कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम पूरा तरीके से नहीं समझा दे रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले क्या था, पहले जब वैक्यूम क्रिएट नहीं कराए थे या फिर जब पहले सर्किट को हम ऑफ रखे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट के बीच में, इस प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन था वो स्टैटिक कंडीशन में था, एकदम स्टैटिक कंडीशन में था, कहीं मूव नहीं कर रहा था, स्टैटिक कंडीशन में था। स्टैटिक कंडीशन में था मतलब हम बोल सकते हैं क्या उसको, कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी था, कुछ ना कुछ एनर्जी था, यानी कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, कुछ ना कुछ। अब हम यहाँ पर ये खड़े हैं या फिर कुछ हाइट के साथ खड़े हैं तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम मूव करेंगे, अगर हम स्पीड से मूव करते जा रहे हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी, आती जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी पहले से था। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही सर्किट हम कंप्लीट करवाएं, ये इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था और यहाँ से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया।
जब हम 1 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई जोड़ दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और निकल करके इस प्लेट यानी कि इस डायरेक्शन की ओर मूव करना शुरू कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जितना एनर्जी लगा इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जितना 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए जितना काइनेटिक एनर्जी को गेन किया है, पहले तो स्टैटिक अवस्था में था, अब वो मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा होगा। जैसे जैसे कोई चीज बढ़ते जाता है, वेलोसिटी के साथ बढ़ते जा रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जैसे जैसे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए जितना काइनेटिक एनर्जी को गेन किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। बात समझ में आया नहीं आया? फिर से बोल रहे एक बार कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी का जरूरत तो पड़ा होगा उसको। तो यहां से यहां आने के लिए क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जितना काइनेटिक एनर्जी को गेन किया होगा वही क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बात क्लियर हो गया क्या? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, 1 electron volt is amount of kinetic energy gained by an electron to pass the potential difference of 1 volt, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझने का हम प्रयास करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, मेरे हाथ में अगर हम बोले कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर को अगर हम यहाँ पर उठा करके रखे हैं, इस मार्कर को यहाँ पर उठा करके रखे हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ हाइट के साथ है, ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ हाइट के साथ है। तो कुछ ना कुछ हाइट के साथ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी को अपने साथ एक्वायर किए हुए है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हाइट पे रहता है तो और वो स्टैटिक अवस्था में, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो मार्कर है ये पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास अभी के लिए। अगर हम इस मार्कर को छोड़ देंगे, यहां से हम ये छोड़ दिए फ्रीली इसको, तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसका हाइट धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अगर इस मार्कर को छोड़े फ्रीली यहाँ से, तो इसका हाइट धीरे धीरे कम होते जाएगा, और कम होते जाएगा मतलब ये पहले 0 स्पीड में था, इसका वेलोसिटी या स्पीड क्या था, 0 था। अब जैसे छोड़ेंगे तो ये स्पीड के साथ बढ़ेगा, स्पीड तो इसका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, लेकिन इसका जो ऊंचाई है यानी कि जो हाइट के साथ इसका डिस्टेंस है वो घटते जाएगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये मार्कर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी को तो गेन करते जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 इंटू हाफ mv², है ना, यही होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, यही होता है। तो इस मार्कर को अगर हम छोड़ेंगे यहाँ से, तो ये धीरे धीरे अपना स्पीड यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगा इसका, तो काइनेटिक एनर्जी को तो गेन करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि H का जो है वो धीरे धीरे 0 होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। तो अपना पोटेंशियल एनर्जी को ये लूज कर देगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये जिस रेट से अपना काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा है, उसी रेट से अपना पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा, है ना। और हम जानते हैं, और ये बात सिद्ध भी हो चुका ना, कि जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो क्या कहता है कि ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एनर्जी को हम कर सकते हैं तो क्या, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम बस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये क्या हुआ
कि इसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी था, तो पोटेंशियल एनर्जी लूज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी लूज हुआ नीचे जाते जाते, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो ओवरऑल जो हम बोले काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा हमारा, कांस्टेंट रहा ना, कांस्टेंट रहा कि नहीं रहा, क्योंकि जिस रेट से ये बढ़ रहा था उसी रेट से क्या हो रहा था, ये घट रहा था। तो दोनों का समेशन क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही तो रहेगा ना। तो जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा उसी रेट से पोटेंशियल एनर्जी घट गया। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यानी तो हम बोल सकते हैं कि ये जिस रेट से गेन किया, जिस रेट से ये काइनेटिक एनर्जी को गेन किया उसी रेट से ये पोटेंशियल एनर्जी को लॉस भी तो किया होगा, उसी रेट से ये पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया होगा, लूज भी तो किया होगा ना। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है। अब आते हैं फिर से हमारे टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या लिखा है डेफिनेशन में कि 1 वोल्ट इज अमाउंट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए जितना काइनेटिक एनर्जी वो गेन किया उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अब अगर हम इसको इस टर्म में समझे, इस टर्म में समझे, अगर किस टर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को पास करने के लिए ये जितना पोटेंशियल एनर्जी को लूज किया, ये जितना पोटेंशियल एनर्जी को लूज किया, ये तो गेन तो कर रहा, कितना गेन करेगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा उतना ही तो गेन करेगा ना। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में इसका डेफिनेशन दें तो क्या बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए जितना ये इलेक्ट्रॉन जितना अपना पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। तो दोनों टर्म में समझ लिया, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, और गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, और यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे या फिर इसका और एक डिफिनेशन यहां पे लिख देते हैं, क्या होगा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या होगा डिफिनेशन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी lose by an electron to pass the potential difference of 1 वोल्ट। इस टर्म में भी तो हम बोल सकते हैं, दोनों तो एक ही बात को कह रहा है ना। एक क्या कह रहा है कि जितना काइनेटिक एनर्जी को गेन किया, और दूसरा क्या कह रहा है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी को लूज किया, दोनों बात क्या है, सेम ही है। तो मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, अब कोई भी कंफ्यूजन यहां से नहीं आने वाला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो अगर बात करें यूनिट के फॉर्म में तो इसका यूनिट क्या होता है, एनर्जी होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिक सा इसको हम समझाने का प्रयास किए हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसका डेफिनेशन अगर एग्जाम में आता है तो क्या लिखना है, दोनों में ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एनर्जी लूज बाय एन इलेक्ट्रॉन टू पास द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका यूनिट लिख देंगे क्या, यूनिट ऑफ एनर्जी होता है ये। तो ये था हमारा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे ख्याल से अभी तक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, फर्दर कोई डाउट होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अब इसी बात को अगर हम इक्वेशन के थ्रू समझे तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी क्या था, गेन था, या नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस, कितना लॉस किया पोटेंशियल एनर्जी, यही था। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 mv², और इस टर्म में क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V।
और ये किसके बराबर होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो वोल्ट का वैल्यू जो हम रखे थे, ये क्या है? वोल्ट है, जितना वोल्टेज अप्लाई किए हैं, इस वोल्ट का जो हम वैल्यू रखे थे कितना रखे थे? 1 वोल्ट रखे थे। तो इसके जगह अगर 1 पुट करेंगे हम तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आ जाना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आ जाना है? सिर्फ Q आ जाना है। और Q क्या है यहाँ पर? Q क्या है? चार्ज ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कितना चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पे? तो हम बोल सकते हैं चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हम सीधा लिख सकते हैं क्या? 1.6 इंटू 10⁻19 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर Q और V दोनों था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर यूनिट का बात करें हम, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट कितना होगा? Q इंटू V दोनों है। और Q चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम इंटू वोल्ट, या कूलम वोल्ट हम बोल सकते हैं इसको, है ना? कूलम वोल्ट हम बोल सकते हैं इसको। अब इसी कूलम वोल्ट को हम क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक का बात क्लियर है। अब देखते हैं इससे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव भी देख लेते हैं इसका। तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना निकल गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब फिर से वही दोनों एनर्जी को ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, दोनों बराबर होगा। जिस रेट से एक घट रहा होगा बढ़ रहा होगा, है ना? तो बात करें हम तो ये कितना है? 1/2 इंटू mv स्क्वायर है, ये तो वेलोसिटी है। और यहाँ कितना है? q इंटू वी है। q इंटू क्या है? v है। अगर हम यहाँ से v स्क्वायर यानी कि इस वेलोसिटी स्क्वायर को हम निकालने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा? इस v स्क्वायर को अगर हम निकालने का प्रयास करें तो ये 2 उधर जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? 2 इंटू क्यू इंटू वी, और ये m नीचे आएगा तो m नीचे हो जाएगा। अगर हम सिर्फ वेलोसिटी लिखे तो ये स्क्वायर है, उधर जाके रूट बनेगा। तो ये ओवरऑल मेरा फॉर्मूला क्या आ जाने वाला है? ओवरऑल फॉर्मूला आ जाने वाला है 2QV बाय m। ये मेरा फॉर्मूला आ जाने वाला है टोटल अभी तक का वेलोसिटी का। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया? 2 इंटू क्यू इंटू वी बाय डिवाइडेड बाय m। अब यहां से न्यूमेरिकल कैसे पूछ सकता है? अब बात करें यहाँ का कि किस पर डिपेंड कर रहा है, तो 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट रहेगा। ये Q जो है, ये जो Q है वो क्या है? चार्ज है। चार्ज भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर m है, m क्या है? मास है। तो इसको हम मास भी लगभग कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम इफेक्टिव मास का बात करें तो वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो समय टाइम के साथ इफेक्टिव मास भी चेंज होता है, लेकिन हम इसको भी अभी कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं। इफेक्टिव मास अगर कहीं पर लिखा रहेगा तो ये m स्टार के रूप में लिखा रहेगा, है ना? m स्टार के रूप में। लेकिन अभी m लिखा हुआ मतलब हम इसको जनरली मास कंसीडर करके चल रहे हैं, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट ही आया। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट आ गया? अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात करें तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया? वोल्टेज के। एक रिलेशन यहां से हम फाइंड किए कि जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया? रूट अंडर v के प्रोपोर्शनल आ गया। अब सवाल यहीं से आता है ना? अब सवाल यहीं से आ रहा है, तो सबसे पहले लिख दे रहे कि ये सब क्या क्या टर्म है ना? ये सारा टर्म के बारे में एक बार हम लिख दे रहे हैं। तो ये Q क्या है? चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये V क्या है? वेलोसिटी है। ये V को थोड़ा स्मॉल v लिखें, ये कर्व V है ना? और ये M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ, हाँ अब हम बात करते हैं, और ये क्या छोड़िया, वी छोड़िया, वी छोड़िया, तो वी क्या है, वोल्टेज है, वी क्या है, वोल्टेज है हमारा, है ना। तो अगर हम बात करें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमको पता ही है कितना है। अगर हम बात करें वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ये हो गया यूनिट, है ना। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास किसी को पता है कि इलेक्ट्रॉन का, तो देखते हैं पता कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 का केजी, है ना। विजिबल होगा मेरे ख्याल से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। तो क्या देख रहे हैं कि ये तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए अगर अगर क्या कर दे, इसको मिटा करके लिखते हैं क्वेश्चन, मिटाते हैं इसको, ये रिलेशन को रहने देते हैं अभी, क्योंकि इसका काम है फर्दर हमको। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अंडर रूट ऑफ v। यहां से क्या क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अगर if v is increased by, if v is increased by 4 times, if v is increased by 4 times, then velocity क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए है कि अगर v को कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 4 गुना इंक्रीज कर रहे हैं, तो मेरा वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन जानने का प्रयास करें, तो क्या सबसे पहले रिलेशन हमको पता है कि जो वेलोसिटी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ v होता है। तो अगर हम यहाँ पर रखें कि ये जो वेलोसिटी है, जो नया वेलोसिटी निकलेगा, v1 निकलेगा, v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, पुराना वेलोसिटी मान के चलते हैं कि v था, उसको कितना गुना इंक्रीज कर दिए, 4 गुना हम क्या कर दिए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं। तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 इंटू रूट भी बोल सकते हैं क्या, तो कितना निकल जाएगा, ये वेलोसिटी 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं कि अगर, तो इसको बताना है, इफ v इज increased by 16 times, then velocity क्या हो जाएगा इसका, है ना। तो ये बताना है कमेंट सेक्शन पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आज जो हमारा था, आज का क्लास को यहीं पर समरी करते हैं, एक बार फिर से ओवरऑल क्लास को समरी कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग देखें कि सिलेबस क्या है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, 5th सेम का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पार्ट में। तो देखिए 5-6 यूनिट में हमारा पूरा सिलेबस को डिफाइन किया गया है, एक अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट सिलेबस बनाया हुआ है। इसके बाद पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला यूनिट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें हम लोग जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है उसको देखें कि टेम्परेचर क्या है। इसके बाद हम लोग आज एक ही टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, उसके बारे में पूरा एनालिसिस हम लोग किए कि पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझे, फिर उससे देखिए क्या क्या न्यूमेरिकल्स बन सकता है। तो ये एक टाइप का न्यूमेरिकल्स बन सकता है। तो आगे के वीडियो के लिए अध्ययन द एफर्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, है ना। उसमें इसके बाद का क्लास या फिर जो भी होगा, एक पूरा इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस एक जो है उसका मॉड्यूल सारा उसमें मिल जाएगा। तो आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक को और फर्दर देखते हुए, है ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।